बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। बेटा डेली की तरह स्टार्ट में वही एक दो बातें कि कोरोना वायरस डे बाय डे इंटेंस होता जा रहा है, तो आप कोशिश करें घर पे रहें, अपने घर वालों को भी सेफ़ रखें। ठीक है, ये वाहिद एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसे लेने के लिए हम खुद घर से बाहर जाते हैं और फिर लेकर घर पे आते हैं। तो कोशिश करें घर से बाहर नहीं जाएं, क्वारंटीन अपने घरों में ही रहें और अपने घर वालों को भी सेफ़ रखें। ठीक है, और उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। लेकिन इससे पहले प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसमें बेटे हमने चार्ल्स लॉ कंप्लीट किया और इसके साथ साथ हमने अपना डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो भी देखा। उसके अलावा हमने स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री पढ़ा, जिसमें सेल्सियस स्केल था, फ़ारेनहाइट स्केल था और एक आपके पास केल्विन स्केल था। ठीक है, अच्छा, अब मैंने कल वाले लेक्चर के लास्ट में लेक्चर थोड़ा मतलब इस तरह था कि मैंने कोशिश किया कि मैं चीज़ों को रिलेट कर दूं। मैं बीइंग अ स्टूडेंट अगर मैं डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो को पढ़ना स्टार्ट करूं तो मुझे समझ नहीं आएगा मैंने इस टॉपिक में कवर क्या क्या किया, मैंने सीखा क्या क्या। मैं प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा दोबारा रिकॉल करके मैं आगे चलूँगा। लास्ट लेक्चर में यानी कि डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो में आपने बेटे सबसे पहले तो एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेफिनेशन को डिस्कस किया, न्यूमेरिकल वैल्यू बता दी इसकी -273.16 डिग्री या 0 केल्विन। ठीक है, इसके बाद हमने बात की, आगे चलते गए, हमने फिज़िकल डेफिनेशन देखी चार्ल्स लॉ की। हमने चार्ल्स लॉ को हमने ये पढ़ा था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे वॉल्यूम कम करे होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमने बताया कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, बस बात ख़त्म चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट में। लेकिन यहाँ पर आपने फिज़िकल डेफिनेशन बताई, आपने बताया कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने से कितना वॉल्यूम बढ़ेगा या कितना टेम्परेचर कम करने से कितना वॉल्यूम कम होगा। अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 जो है वो इंक्रीज़ होगा और 1 डिग्री टेम्परेचर फॉल करने से ओरिजिनल वॉल्यूम में इतना ही वॉल्यूम जो है वो कम होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी। उसके बाद हमने खुद से अज्यूम कर लिया कि लेट से कोई गैस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसका वॉल्यूम हमने 546 अज्यूम किया था। ये वैल्यूज़ हमने अपनी आसानी के लिए ली थी ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। हमने कहा जी अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर राइज़ करते हैं तो वॉल्यूम कितना बन जाएगा, ये चेक करने के लिए इक्वेशन थी Vt इक्वल होगा V0 इंटू 1 + T/273। यहाँ पे V0 0 डिग्री पे वॉल्यूम था, Vt वो वॉल्यूम था जो नए टेम्परेचर पे आप मालूम करने जा रहे थे। T उतने डिग्री थे जो आपने राइज़ कर दिए। अगर आपने टेम्परेचर 1 डिग्री राइज़ किया तो इक्वेशन में T की जगह आपने 1 लिखना था। तो इस तरह हमने इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए 0 डिग्री पे वॉल्यूम हमें पता था, 1 डिग्री पे हमने वॉल्यूम मालूम किया 548 आया था, फिर हमने 10 डिग्री पे मालूम किया 566 आया था, फिर हमने 100 डिग्री पे मालूम किया 746 था आई गेस। फिर हमने कहा जी ये तो बात ठीक हो गई, इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है। फिर हमने चार्ल्स लॉ अप्लाई करने की कोशिश की वॉल्यूम टेम्परेचर पे, तो हमने देखा कि V1/T1 इक्वल टू V2/T2 इक्वल नहीं आ रहा था। फिर हमने क्या किया, हमने कहा जिसका मतलब कि अगर टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में होगा तो हम चार्ल्स लॉ को वेरीफाई नहीं कर सकते। तो चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हमें एक नए टेम्परेचर स्केल की ज़रूरत थी, दैट वाज केल्विन स्केल। केल्विन स्केल बाद में हम इसके ऊपर बात भी कर चुके थे। फिर हमने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की चार्ल्स लॉ की, ग्राफ की मदद से बता भी दिया। फिर हमने केल्विन स्केल में टेम्परेचर जो हमने पहले 0 और 546 लिया था, 10 और 566 था, हमने यहाँ इस टेबल में टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट किया और केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद हमने जब चार्ल्स लॉ अप्लाई किया तो हमारे पास बिल्कुल ठीक वैल्यूज़ आनी शुरू हो गई। उसके बाद हमने बता दिया कि ये जो आपके पास 0 केल्विन है ये अनअटेनेबल है। ठीक है, और इसी तरह बाकी 1-2 डिस्कशन हुई। लास्ट में हमने स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री देखे, हमने जस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से हमने बात की और हमने एक्सप्लेन कर दिया इसे। मैंने आपसे जाते जाते क्वेश्चन किया था कि कौन सा वो टेम्परेचर है जहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल इक्वल होंगे। ठीक है, तो -40 इज़ द टेम्परेचर
-40 डिग्री सेंटीग्रेड आप कह दें या -40 फ़ारेनहाइट कह दें, कि जहाँ पे दोनों ही जो स्केल्स हैं इक्वल हो जाएंगे। आके कैसे इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। मैं आज का टॉपिक तो हमारा जनरल गैस इक्वेशन था, लेकिन उससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन को हम प्रूफ कर लें और आगे चलेंगे बात को लेकर। इक्वेशन थी आपके पास टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 32। ये इक्वेशन थी। मैंने आपको इक्वेशंस भी बताई थी। मैंने केल्विन से सेल्सियस स्केल में जाना बताया और सेल्सियस से केल्विन में कैसे जाएंगे इक्वेशन को रीअरेंज करके, ये भी बताया आपको। फिर मैंने फ़ारेनहाइट से सेल्सियस स्केल में जाना सिखाया आपको। आपसे मैंने कहा था कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में आप कैसे जाएंगे, ये आपने करना है। 32 प्लस का उस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा और आपके पास सेल्सियस के लिए इक्वेशन बन जाएगी। खैर वो तो अलग डिस्कशन है। आगे चलते हैं जी बात को लेकर। मैंने कहा कि कौन सा वो टेम्परेचर है जहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल इक्वल हो जाएंगे, तो -40 इज़ द टेम्परेचर। मैं यहाँ अगर सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर -40 ले लूँ तो क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 9/5 इंटू -40, मैंने इस टेम्परेचर को -40 लिख दिया, प्लस 32। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो 9/5 1.8 -40 प्लस 32। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे -72 प्लस 32, और ये सारा इक्वल आ रहा है फ़ारेनहाइट के। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ फ़ारेनहाइट। फर्दर अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास -40 ही आएगा। इसका मतलब कि अगर टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में -40 हो, आप उसे सॉल्व करें फ़ारेनहाइट के लिए, तो फ़ारेनहाइट में भी आंसर क्या आ रहा है, -40 आ रहा है। तो -40 इज़ द टेम्परेचर जहाँ पे सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लें जी बेटे आगे लेकर चलते हैं जी बात को, इसे रिमूव करते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ जनरल गैस इक्वेशन। अब जनरल गैस इक्वेशन क्या है? एक्चुअली इट इज़ द समीशन फॉर्म या इट इज़ द कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, जो अभी आपने नहीं पढ़ा, वो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन जनरल गैस इक्वेशन पहले सिखा दी तो वी आर बाउंड कि हम पहले जनरल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे, एवोगैड्रोस लॉ हम फिर बाद में पढ़ेंगे। तो जनरल गैस इक्वेशन क्या है, मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोर्ड पे लिखूंगा, आप भी साथ साथ नोट कीजिएगा। देखें, आपने अभी तक बॉयल्स लॉ पढ़ा, आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा, ठीक है, और आपने एवोगैड्रोस लॉ अभी पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेंगे। अगर आप इन तीनों लॉज को कंबाइन करेंगे तो तीनों लॉज को कंबाइन करने के बाद जो इक्वेशन आपके पास आएगी, उस इक्वेशन को हम जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसे किस तरह। अब मैं इसे आपकी आसानी के लिए कुछ इस तरह लिख देता हूं कि ये क्या है, ये कंबाइंड फॉर्म है किस किस की, बॉयल्स लॉ की, चार्ल्स लॉ की और इसके साथ साथ एवोगैड्रोस लॉ की। ये इन तीनों लॉज की कंबाइंड फॉर्म है। तो इसका मतलब अगर आपको ये तीनों लॉज की मैथमेटिकल फॉर्म पता है तो आप जनरल गैस इक्वेशन बड़ा इजीली लिख सकते हैं। अब मैथमेटिकल फॉर्म तो एक एक लाइन में थी, तो इट मीन्स के जनरल गैस इक्वेशन आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। कैसे? हम जानते हैं कि बाय डेफिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर मैं चलूँ तो मुझे पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे। कब? जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को आपने कांस्टेंट कर दिया। तो मैं लिख सकता हूँ कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के।
ज़रा रिकॉल कीजिए, बॉयल्स लॉ में हमने क्या सीखा था, जस्ट आपने उसका रिलेशन बता देना है कि V यानी कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, कब, जब आपने टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल ये दोनों को आपने क्या कर दिया, आपने कांस्टेंट कर दिया। तो ये बॉयल्स लॉ था, इसे आप नंबर 1 का नाम दे दें। इसी तरह हमें पता है बाय चार्ल्स लॉ, बाय डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम चलें तो चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशन तो आप 8th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। अगर आपको याद हो, आपने 8th क्लास में थर्मल एक्सपेंशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी आप इसे पढ़ के आए हैं, ठीक है। और इसी तरह फर्स्ट ईयर में अगर 2 जगह पे पढ़ रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि इतनी ही इन्फॉर्मेशन है जो आपको सिखा दी गई। तो चार्ल्स लॉ की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। कब, अगर आपने, देखें मुझे बार बार रुक के बताना पड़ रहा है, आपने जब गैस लॉ स्टार्ट किए थे तो मैंने आपसे कहा था 4 पैरामीटर्स हैं, एक वॉल्यूम है, इसको तो पक्का साइड पे रख दें, आपके वॉल्यूम का रिलेशन तो होना ही होना है, या प्रेशर के साथ होगा, या टेम्परेचर के साथ होगा, या नंबर ऑफ मोल के साथ होगा। यानी कि वॉल्यूम का 3 पैरामीटर्स के साथ रिलेशन होगा एक वक्त में, एक के साथ, या प्रेशर के साथ, या नंबर ऑफ मोल के साथ, या टेम्परेचर के साथ। जिस पैरामीटर के साथ वॉल्यूम का रिलेशन आप पढ़ेंगे, बाकी 2 को कांस्टेंट कर देंगे। ज़रा गिन लें, 1 2 3 4, ये टोटल 4 पैरामीटर हैं। वॉल्यूम का रिलेशन इन तीनों में से हमेशा किसी एक के साथ होगा। प्रेशर के साथ था तो टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट कर दिया। अब मैं टेम्परेचर के साथ पढ़ रहा हूँ तो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। तो बिल्कुल आप यहाँ पे लिखेंगे व्हेन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल केप्ट कांस्टेंट। जब आपने प्रेशर और नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट कर दिया तो ये आपके पास बन गया था जी क्या, चार्ल्स लॉ। अगर मेरे कैमरामैन मुझे बता सकें कि मैं ये बोर्ड यूज़ कर सकता हूँ यहाँ से भी, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे एवोगैड्रोस लॉ की। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ, अब आप कहेंगे सर ये क्या, आपने तो पढ़ाया ही नहीं अभी तक ये, और एवोगैड्रोस के बारे में तो हमें जो अभी तक पता है वो यही पता है कि 6.02 × 10⁻23। बिल्कुल आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन एवोगैड्रोस लॉ भी गैसेस के बारे में लॉ है जिसमें वो ये बताता है कि अगर किसी गैस के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हैं तो गैस का वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप अज्यूम कर लें कि आप कोई वॉल कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा ब्रिक्स आप लेंगे वॉल का वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होगा, उतनी हाइट में जाती जाएगी। अब हर ब्रिक को 1 मोल मान लें, और 1 मोल में आपको पता है 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं, वो अलग डिस्कशन है। मैं फ़िलहाल 1 मोल की बात कर रहा हूँ। अब हर ब्रिक को 1 मोल मान लें, जितनी ब्रिक्स बढ़ाते जाएंगे दीवार की जगह जो दीवार ने घेरी है वो उतनी ज़्यादा होती जाएगी, यानी कि वॉल्यूम उतना ज़्यादा होता जाएगा। वॉल्यूम क्या है, कोई मैटर जितनी जगह घेरे वो उसका वॉल्यूम है। आप ब्रिक्स बढ़ाते जाएं, दीवार की घेरी हुई जगह ज़्यादा होती जाएगी, यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा होता जाएगा। मैंने कहा 1 ब्रिक को आप नंबर ऑफ़ मोल मान लें, आप नंबर ऑफ़ मोल बढ़ाते जाएँ गैस के, गैस का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो यही एवोगैड्रोस लॉ है कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ़ मोल। नंबर ऑफ़ मोल के साथ रिलेशन है, 4 पैरामीटर्स हैं। अगर V का इसके साथ रिलेशन बना दिया अब, तो इन दोनों को फिर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे जस्ट इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख रहा हूँ कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ मोल। कब, जब आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर और प्रेशर को आपने कांस्टेंट कर दिया। प्रेशर एंड टेम्परेचर ये आपने क्या कर दिए,
कांस्टेंट कर दिया। लें जी, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब आपने करना क्या है, आपने इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कंबाइनिंग, अच्छा तब से मैं इक्वेशन कह रहा हूँ, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं इक्वेशन ठीक भी कह रहा हूँ या गलत है। अगर मैं इन्हें इक्वेशन कहूँगा तो इट इज़ टोटली रॉन्ग। इक्वेशन वो होती है जहाँ पे इक्वालिटी का साइन होगा, तो मैं इसे या तो इनइक्वालिटी कह सकता हूँ तीनों को, या मैं इन तीनों को रिलेशंस भी कह सकता हूँ, क्योंकि ये रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3, सिंपल इस तरह लिख दें, या कंबाइनिंग इनइक्वालिटी नंबर 1, 2 एंड 3। अगर आप इन्हें कंबाइन करेंगे तो आप किस तरह लिख सकते हैं इसे, आप लिखेंगे कि V, अच्छा देखिए बहुत सारे बच्चों को ना अभी चूँकि हम मैट्रिक से आए ही हैं, सम टाइम हमारे कॉन्सेप्ट बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, सम टाइम हमारे कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट तो स्ट्रॉन्ग हैं, दैट्स वेरी गुड, वेल डन फ्रॉम माय साइड। जिनके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हैं उनके लिए मैं 2 मिनट लगा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए आपने इन तीनों को कंबाइन करना है, और इनको कंबाइन करते हुए जिस तरह आप मैथ्स में यूनियन, सेट्स का यूनियन लेते हैं, बिल्कुल वैसे लिखेंगे। इस रिलेशन के लेफ्ट साइड पे भी वैल्यूज़ हैं और राइट साइड पे भी वैल्यूज़ हैं। लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज़ है, जो 1 बार है उसे भी 1 बार, जो 2 बार है उसे भी 1 बार, और जो 3 बार है उसे भी 1 बार लिखेंगे। तो v इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, 3 बार है, लेकिन आपने कंबाइन करते हुए लिखना 1 बार ही है। तो मैं इसे लिखा जी v, उसके बाद रिलेशन का साइन दे दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 1 तो हम लिखते नहीं है, ठीक है, p भी है, t भी है और n भी है, तो कंबाइन करके लिखेंगे तो मैं लिखूंगा जी n t बाई p, v प्रोपोर्शनल टू n t बाई p। अब ये एक रिलेशन बन गया है, आपने इस रिलेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो रिलेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, कोई चीटिंग वगैरह तो नहीं करते? नहीं, रिलेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, इक्वालिटी के साथ, और जो राइट साइड वाली वैल्यू है उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट के साथ। जिस कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करते हैं ये कांस्टेंट डिफरेंट इक्वेशंस में डिफरेंट होते हैं। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, आपने कूलम्स के केस में जो कांस्टेंट पढ़ा दैट इज़ k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपने जो है वो न्यूटन्स कांस्टेंट पढ़ा दैट इज़ g, ठीक है, आपने हुक्स कांस्टेंट पढ़ा वो भी k है। यहाँ पे जो कांस्टेंट हम इस्तेमाल करेंगे दैट विल बी r। अब आप कहेंगे सर ये कांस्टेंट कौन डिसाइड करता है, हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा कांस्टेंट आएगा, कहाँ पे कौन सा कांस्टेंट आएगा? बेटा जिन साइंटिस्ट ने ये एफर्ट्स की सारी, जिन्होंने अपनी लाइफ्स लगा दी इन चीज़ों को प्रूव करने के लिए, उनके एक्सपेरिमेंट्स उन्हें बताते हैं कि यहाँ पे जो आप कांस्टेंट लगाने जा रहे हैं उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेटेड बात है, आपको परेशान नहीं होना कि मैं ढूंढूं कि कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट आपको बता दिया गया, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, लर्न बाय हार्ट। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा दैट इज r, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा v इक्वल होगा r, ये आपके पास कांस्टेंट हो गया, उसके साथ लिखेंगे आप n t डिवाइडेड बाय p। ठीक है, अब इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है, मैं इस तरफ लिख रहा हूँ बेटे, ज़रा देखते रहिएगा, और ये p इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि pv इक्वल टू n r t। ये आपके पास जनरल गैस इक्वेशन बन गई फॉर n नंबर ऑफ मोल। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन आपके पास बन गई, इट इज़ कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन फॉर n नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इस इक्वेशन में r क्या है, r को भी हमने एक्सप्लेन करना है, तो मैं यहाँ पे r को कुछ इस तरह लिख रहा हूँ कि r आपके पास कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट के दो नाम हैं, या आप इसे
आइडियल गैस कांस्टेंट कहते हैं, या आप इसे जनरल गैस कांस्टेंट कहते हैं। तो मैंने दोनों नाम आपको बता दिए, ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए, जनरल गैस कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी आर की, इसके ऊपर पूरा टॉपिक है आगे, वो आपने परेशान नहीं होना कि सर आर की तो वैल्यू बताई नहीं आपने, वो पूरा मैंने आपको परेशान करना है अभी नेक्स्ट टॉपिक में, वो इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक है। तो ये आपके पास जनरल गैस इक्वेशन बन गई फॉर n नंबर ऑफ मोल। ये इक्वेशन बताती क्या है? ये इक्वेशन कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ बाय वर्ड्स कि प्रोडक्ट, देखिए जब भी कोई नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसके आंसर को हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं इसके आंसर को प्रोडक्ट ही बोलूँगा कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ n नंबर ऑफ मोल ऑफ अ गैस, या ऑफ अ गैस लिख लें सिंपल, ऑफ गिवन मैस ऑफ अ गैस, ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल है प्रोडक्ट के किसके, नंबर ऑफ मोल के, आइडियल गैस कांस्टेंट R के और टेम्परेचर T के। तो मैं यहां पे लिख दूंगा इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मैं ये सिर्फ पैरामीटर्स लिख रहा हूँ, मैं इनके पूरे नाम नहीं लिख रहा, मुझे आइडिया है कि आपको पता होगा। आइडियल गैस कांस्टेंट R या जनरल गैस कांस्टेंट R एंड टेम्परेचर T, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट इन तीनों के प्रोडक्ट इक्वल होगा। ये इक्वेशन हमें ये बता रही है, ठीक है। मैं इस इक्वेशन को, या ये जो एक्सप्लेनेटरी लाइंस हैं, मैंने इन्हें ब्लॉक में इनक्लोज कर दिया। आप भी अगर इस तरह करेंगे तो ज़रा आपके जो आपने लिखा होगा उसमें खूबसूरती आ जाएगी। लें जी, मैंने इसे इनक्लोज कर दिया। ये डिस्क्रिप्टिव लाइंस हैं, ये एक्सप्लेनेटरी लाइंस हैं इस इक्वेशन के लिए। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने बताना है कि इस गैस या इस जनरल गैस इक्वेशन से आप बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ तीनों को रिड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जनरल गैस इक्वेशन, रिड्यूस का मतलब आप इस इक्वेशन में से बॉयल्स लॉ को भी निकाल सकते हैं, चार्ल्स लॉ को भी निकाल सकते हैं और एवोगैड्रोस लॉ को भी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जनरल गैस इक्वेशन, मैं GGE लिख रहा हूँ जी इसके लिए, जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन कैन बी रिड्यूस। आपने इस तरह नहीं लिखना, आपने पूरा ही लिखना है, कैन बी रिड्यूस टू बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ एज वेल, कि आप जनरल गैस इक्वेशन को इन तीनों लॉज में रिड्यूस भी कर सकते हैं। क्या मैंने लिखा? मैंने कहा कि जनरल गैस इक्वेशन को आप रिड्यूस कर सकते हैं किसमें? आप जनरल गैस इक्वेशन को बॉयल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में और एवोगैड्रोस लॉ में रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? देख लेते हैं जिसको। अब जनरल गैस इक्वेशन क्या थी? जनरल गैस इक्वेशन थी जी PV इक्वल टू nRT। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PV इक्वल टू nRT। लेट, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे N एंड T आर कांस्टेंट। हमने मान लिया कि N और T क्या है? कांस्टेंट है। N और T क्या है? कांस्टेंट है। अब ये दोनों कांस्टेंट है, R वैसे ही कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन की ये साइड सारी की सारी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि PV इक्वल टू कांस्टेंट। तो यही तो जनाब आपके पास बॉयल्स लॉ था, ठीक है, यही आपके पास क्या था? बॉयल्स लॉ था, PV इक्वल टू K। ये आपके पास क्या था? बॉयल्स लॉ था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विच इज बॉयल्स लॉ।
बिल्कुल ठीक जी। अब थोड़ा सा आपने यहाँ से सोचना है कि मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन में दो चीज़ों को कांस्टेंट किया और बॉयल्स लॉ बन गया। इसी तरह मैं इसी इक्वेशन में से दोबारा दो पैरामीटर्स को कांस्टेंट करके चार्ल्स लॉ भी बना सकता हूँ, फिर दोबारा से दो पैरामीटर्स को कांस्टेंट करके एवोगैड्रोस लॉ भी बना सकता हूँ। कैसे, ज़रा आपने मेरी हेल्प भी करनी है साथ साथ। बेटा ये साइड उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर ली होगी, तो मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूँ। अगर नहीं की तो आपके पास तो अवेलेबिलिटी है कि आप स्टिल करें, स्टॉप करें वीडियो को और आप नोट कर सकते हैं। तो ले जी, इसको रिमूव कर रहा हूँ और अब हम रिड्यूस करेंगे एक जनरल गैस इक्वेशन में से चार्ल्स लॉ को। तो ज़रा जल्दी जल्दी सोच लें कि अब की बार आप किस किस पैरामीटर को कांस्टेंट करने जा रहे हैं। ज़रा बेटे जल्दी जल्दी सोच लें। शाबाश, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सोच भी रहे होंगे साथ साथ, जैसे मैं भी सोच रहा हूँ। तो इक्वेशन आपके पास है PV इक्वल टू nRT। आपने चार्ल्स लॉ रिड्यूस करना है यहाँ से। चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ रिलेशन है। इसका मतलब इस केस में हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर चाहिए, इसको और प्रेशर को आप कांस्टेंट करेंगे। R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैं इसे क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसे इस तरह लिखूँगा कि V इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय P। क्योंकि मुझे कांस्टेंट एक तरफ चाहिए तो मैं P जिसे मैंने कांस्टेंट करना इस तरफ ले आया। या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ कि V आपके पास इक्वल होगा, जिसे जिसे कांस्टेंट करना है उसे एक साथ लिख दिया, nRP और साथ में मैंने क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय T। अब लेट N एंड T आर कांस्टेंट। ये आपने क्या कर दिए, कांस्टेंट कर दिए। तो इस इक्वेशन में इसको भी कांस्टेंट कर दिया। मैंने यहाँ पे P लिखना था, बार बार सेम मिस्टेक रिपीट हो रही है, आप ना कहीं T लिखिएगा। N और P को आपने कांस्टेंट किया तो ये सारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि देन V इक्वल हो जाएगा किसके, कांस्टेंट और साथ में T के, या T इस तरफ आके डिवाइड होगा तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि V बाई T इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट के। तो ये आपके पास बेटे क्या बन गया, ये चार्ल्स लॉ बन गया आपके पास। अगर आप इसे प्रूव करना चाहें, देखना चाहें, आप अपनी बुक से देख भी सकते हैं कि चार्ल्स लॉ क्या था, V बाई T इक्वल टू K। तो मैं इसे लिख दूंगा विच इज़ चार्ल्स लॉ। विच इज़ चार्ल्स लॉ। लें जी, मैंने इसे इस तरह कर दिया, ठीक है। अब फाइनली हम एवोगैड्रोस लॉ की तरफ आ रहे हैं। तो एवोगैड्रोस लॉ को बताने के लिए दोबारा से इक्वेशन की तरफ आएंगे कि PV इक्वल टू nRT। लें जी, मैं आपको 4 से 5 सेकंड दे रहा हूँ, मुझे सोच के बताएं कि अब किसे किसे कांस्टेंट करेंगे आप एवोगैड्रोस लॉ बनाने के लिए। जी देखिए, आपने किन दो वैल्यूज़ के दरमियान लाभ लिखना है, ये V और N। तो V और N के अलावा आपको बाकी सब कांस्टेंट चाहिए। बाकी सब में R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब आप P और T को कांस्टेंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कांस्टेंट करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन को रीअरेंज कर लें। P इधर मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड, क्योंकि मुझे इसको कांस्टेंट करना है तो एक तरफ लेकर आ रहा हूँ। तो मैं लिखूँगा जी कि V आपके पास इक्वल हो जाएगा N इंटू RT डिवाइडेड बाई P। इन सबको एक साथ इसलिए लिख दिया क्योंकि अब की बार मुझे इन सबको कांस्टेंट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लेट, बोर्ड काम में ज़रा मैं इधर ही कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, लेट T एंड P आर कांस्टेंट। T एंड P आर कांस्टेंट। आपने एज्यूम कर लिया कि P और T क्या है, कांस्टेंट है। तो आप इसे लिख सकते हैं इस तरह कि V इक्वल हो जाएगा जी N और साथ में कांस्टेंट, क्योंकि ये सारा कांस्टेंट हो गया, या V बाई N इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये बेटे आपके पास क्या बन गया जी,
एवोगैड्रोस लॉ बन गया। ये अभी आपने पढ़ना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विच इज एवोगैड्रोस लॉ। ये आपके पास क्या है, एवोगैड्रोस लॉ है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, मैंने आपको बताया कि जनरल गैस इक्वेशन क्या है। इट इज़ द कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। हमने तीनों को कंबाइन किया, तीनों को कंबाइन करने से एक इक्वेशन बनाई, और इक्वेशन क्या थी, PV इक्वल टू nRT। यहाँ पे R क्या था, कांस्टेंट था, आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, जनरल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। इसके बाद हमने इस इक्वेशन को अपने वर्ड्स में भी बता दिया कि इक्वेशन क्या है। ये बताने के बाद हमने कहा कि ये जनरल गैस इक्वेशन को आप रिड्यूस कर सकते हैं बॉयल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में, एवोगैड्रोस लॉ में। किस तरह रिड्यूस करते हैं, अब रिडक्शन स्टार्ट कर दी हमने। हमें देखना है कि हम कौन सा लॉ बनाने जा रहे हैं, बॉयल्स लॉ बनाने जा रहे हैं। बॉयल्स लॉ वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान है। आप इस इक्वेशन में से वॉल्यूम और प्रेशर को रहने दें, बाकी कांस्टेंट कर दें। कांस्टेंट किया, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह आपने चार्ल्स लॉ को रिड्यूस किया, और इसी तरह आपने एवोगैड्रोस लॉ को भी रिड्यूस कर लिया। अब रिडक्शन के बाद फाइनल हमारे पास जो चलता आ रहा है, मैं इस साइड को रिमूव कर रहा हूँ ताकि जो है वो सीक्वेंस के साथ हमारा बोर्ड चलता रहे। लिमिटेड, अब आपने जनरल गैस इक्वेशन की फाइनल फॉर्म बना देनी है, ठीक है। मैं फाइनल फॉर्म बनाने की तरफ जा रहा हूँ दोबारा से। अब जनरल गैस इक्वेशन है क्या, ज़रा बार बार रिपीट करें आप भी। PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। जनरल गैस इक्वेशन एटलीस्ट आपको इस तरह याद होनी चाहिए, जैसे आपको H2O का फार्मूला याद होता है, कि कम से कम केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चों को H2O का फार्मूला तो याद होता है ना। तो अब जनरल गैस इक्वेशन क्या थी हमारे पास, PV इक्वल टू nRT। ये जनरल गैस इक्वेशन है, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को मैं 1 मोल के लिए लिखूं, फॉर 1 मोल, तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर 1 मोल के लिए बात करें तो n इक्वल टू 1, तो इसका मतलब इस इक्वेशन को फिर हम लिख सकते हैं कि PV इक्वल टू RT, ठीक है। और इस इक्वेशन को अगर मैं कांस्टेंट की फॉर्म लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि PV बाई T इक्वल टू R, ठीक है। अब आप अज्यूम कर लें कि आपके पास कोई गैस है जिसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P1 और टेम्परेचर T1। आपने क्या किया, टेम्परेचर चेंज किया, प्रेशर चेंज किया, वॉल्यूम चेंज हुआ। अब जो फाइनल वॉल्यूम बनेगा आपके पास, दैट इज V2, प्रेशर बन जाएगा जी P2 एंड टेम्परेचर बन जाएगा जी T2। अब एक इक्वेशन आपने इनके लिए सेट करनी है, और एक इक्वेशन आप क्या करेंगे, इन वाली वैल्यूज़ के लिए इस इक्वेशन को आप सेट करेंगे। तो अगर मैं इनके लिए इस इक्वेशन को सेट करूंगा तो मैं लिखूंगा P1 V1 बाई T1 इक्वल टू R। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। यहाँ 1 तो आप पहले भी कह चुके हैं, आप इसे इक्वेशन A का नाम दे दें, आप इसे इक्वेशन कोई भी नाम दे सकते हैं आप। इसी तरह इनके लिए अगर इस इक्वेशन को सेट किया जाए तो P2 V2 बाई T2 इक्वल हो जाएगा किसके, R के। इसे इक्वेशन B कह दें आप। मैंने किया क्या, मैंने कहा जी मेरे पास एक ही गैस है जिसका 1 मोल आपने लिया था, आपने उसका टेम्परेचर प्रेशर वगैरह चेंज किया तो वॉल्यूम भी चेंज हुआ। टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने से पहले जो वॉल्यूम था V1 था, प्रेशर P1 था, टेम्परेचर T1 था। पैरामीटर चेंज किए, फाइनल वॉल्यूम V2, प्रेशर P2। अब आपने इस इक्वेशन को इनिशियल कंडीशन के लिए भी बना सकते हैं और फाइनल कंडीशन के लिए भी बना सकते हैं। इनिशियल कंडीशन के लिए ये इक्वेशन बनाई तो P1 V1 बाई T1 इक्वल टू R। फाइनल के लिए बनाई तो P2 V2 T2 इक्वल टू R।
अब अगर आप देखें तो दोनों इक्वेशंस की राइट साइड इक्वल हैं, तो इनकी लेफ्ट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मैं इसे लिखूंगा जी कंबाइनिंग इक्वेशन ए एंड बी। अगर आप ए और बी को कंबाइन करें तो आपके पास जो फाइनल फॉर्म बनेगी दैट इज़ P1 V1 बाई T1 इक्वल हो जाएगा जी P2 V2 बाई T2। तो ये बेटे आपके पास फाइनल फॉर्म आएगी जनरल गैस इक्वेशन की। ये आपको इतनी ही अच्छी तरह याद होना चाहिए जितनी अच्छी तरह आपको मैंने भी बात की कि H2O फार्मूला याद है, क्योंकि एक ही फार्मूला जो बच्चों को अच्छी तरह याद होता है H2O। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपने एक काम करना है, आपने एग्जाम्पल 3 जो है वो खुद से सॉल्व करनी है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपकी जो होमवर्क है या असाइनमेंट है वो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी असाइनमेंट भी है। ये आपने एग्जाम्पल 3 साथ साथ जो है वो घर पे बैठे सॉल्व भी करनी है। आपने एग्जाम्पल 3 को सॉल्व करने के लिए यही फार्मूला अप्लाई करना है कि P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। यही बेटे आप फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने बड़ा इजी काम किया, जनरल गैस इक्वेशन सीखी, किस तरह आप इक्वेशन को सेट करेंगे। हमने तीनों लॉज को कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आई। एक्सप्लेनेटरी लाइंस में बता दिया कि इक्वेशन क्या कह रही है। इक्वेशन से आप बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वोगैड्रॉस लॉ को रिड्यूस भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप ने रिड्यूस भी किया, और फाइनली आपने फाइनल फॉर्म बता दी, और असाइनमेंट के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल 3 बताई। ठीक है बेटा, तो ये आपका आज का लेक्चर था। मुझे अगर टाइम ज़रा पता चल जाए कि कितना टाइम हो चुका है, 30। ठीक हो गया बेटा, ये आपका लेक्चर था आज का। आपने इससे अच्छी तरह जो है वो लिखना है, अपने नोट्स बनाने हैं। एक बात मैं क्लियर करता चलूँ कि आपके पास सबसे बेस्ट जो सोर्स है दैट इज़ यूनिक नोट्स। पहले नंबर पे आपके अपने बनाए हुए नोट्स, दूसरे नंबर पे यूनिक नोट्स। आपने क्वेश्चंस देखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। यूनिक नोट्स में आपको बताया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कब आया, कितनी बार रिपीट हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी जाएगी यूनिक नोट्स में। तो बेटे यूनिक नोट्स से भी अपने टॉपिक को देखिएगा। फाइनल मेरे वर्ड्स यही हैं कि घर पे रहें, घर से बाहर नहीं जाएं, सेफ़ रहें, अपने घर वालों को भी सेफ़ रखें, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की डबल रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि अपने यूथ में तो वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाए, तो अब वो बूढ़े हो चुके हैं, वो आप में अपने बच्चों को ढूंढते हैं और आपसे डबल प्यार करते हैं, तो आप भी उनसे डबल प्यार कीजिए। ठीक है, अपना ढेर सारा बेटे ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।